सुधा भाभी। पीछे से आई पुकार पर सुधा ने मुड़कर देखा था। सिंदूर बिना सुधा का चेहरा बहुत सूना सा लगा था। माथे पर बड़ी सी दमकती बिंदी और मांग में गहरा लाल सिंदूर सुधा भाभी को अलग पहचान दे जाते थे। क्या सुहास भैया नहीं रहे? स्तब्ध अनु को अपनी ओर निहारते देख सुधा हल्के से मुस्कुराई थी। अरे अनु, तू अचानक यहाँ कैसे? विकास को 1 साल की भारत की पोस्टिंग मिली है। अभी 2 दिन पहले ही तो यहाँ पहुँचे। लेकिन भाभी, तुम लोग मुंबई कब आए? मुझे कोई खबर भी नहीं दी। अनु के स्वर में हल्की सी शिकायत सी थी। हाँ अनु, बस कुछ ऐसा ही रहा। तू बता, कैसी है? विकास जी तो ठीक है? हम सब तो ठीक हैं, पर हमारे सुहास भैया कैसे हैं? स्वर में बेहद उत्सुकता थी। ठीक ही होंगे। वाह, ऐसे कह रही हैं जैसे वह आपके पति ना होकर कोई अजनबी हैं। कोई नई खबर नहीं है भाभी, हमें तो आपने भुला ही दिया। भाभी की जगह दीदी पुकारो तो ठीक रहेगा अनु, कुछ विरक्त से स्वर में सुधा ने कहा था। क्यों भाभी, न पुकारूं? तुम मेरी भाभी थी, हो और हमेशा रहोगी। क्या सुहास भैया से लड़ाई कर डाली है भाभी? सब कुछ यही पूछ डालोगी अनु? तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो भाभी? जब भी सुहास भैया के बारे में कुछ पूछ रही हूँ तुम टाल रही हो। कैसे हैं सुहास भैया? जहाँ होंगे ठीक ही होंगे। फिर पहेली, आखिर बात क्या है? तुम्हारे बिना सुहास भैया क्या एक पल को भी ठीक रह सकते हैं? हम दोनों अलग हो गए हैं अनु। क्या? ये कैसे हो सकता है? भाभी, तुम दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अनु परेशान हो उठी थी। ज़्यादा मिठाई में ही चीटी लगती है ना अनु? या यूँ कहो, लोगों की नज़र लग गई भाभी। शायद यही सच रहा हो। अभी तुम कहाँ जा रही हो भाभी? यहाँ कॉलेज में जॉब मिल गया है। कभी घर आना अनु, बहुत दिनों से तुझसे बातें नहीं की है। कभी क्यों, आज ही आऊँगी। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाया है। आज कसर पूरी कर लूँगी। ठीक है अनु, विकास जी को भी लाना, इंतज़ार करूँगी। चलो अनु, क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है भाभी। सुधा मुड़कर चल दी थी। सुधा की पीठ को देखती अनु उदास खड़ी रह गई थी। क्या हो गया है? भाभी को हमेशा की तरह ना उमंग कर अनु को गले से लगाया, न ढंग से हालचाल पूछा। कॉलेज जाने की ऐसी भी क्या जल्दी? क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी? घर पहुंचकर अनु गुमसुम सी पड़ गई थी। विकास के आने पर भी हमेशा की तरह अनु उत्साहित न हो सकी थी। क्या बात है भाई, आज चांद से चेहरे पर बदली छाई है? कोई खास बात? आज मार्केट जाते अचानक सुधा भाभी मिल गई थी विकास। वाह, इस बार तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए था। घर बैठे मनोकामना पूरी हो गई। पर तुम तो उनके लखनऊ होने की बात कह रही थी ना? मुझे तो यही पता था, पर वो बॉम्बे में जॉब कर रही हैं। जानते हो विकास, सुहास भैया और सुधा भाभी अलग हो गए हैं। अरे, उनके प्रेम की चर्चा करते तो तुम थकती नहीं थी। फिर ये सब कैसे हो गया? वो सब मुझे भी पता नहीं। सुधा भाभी कॉलेज जा रही थी, वहाँ सब कुछ जान लेना तो पॉसिबल नहीं था ना। तो अब घर जाकर पता कर लो। उसी के लिए तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे सुधा भाभी के पास ले चलोगे विकास? मेरे ख्याल से सुधा भाभी मेरे सामने खुलकर बात नहीं कर सकेंगी। मैं तो उनके लिए नया व्यक्ति ठहरा। मेरे रहने से बेकार संकोच करेंगी। उनके पास तुम्हारा अकेला जाना ही ठीक होगा। बम्बई में नई जगह खोज पाना क्या आसान होगा? तुम पहुंचाकर चले आना, मैं वहीं खाने के लिए भी कह दिया था। पर मुझे तो 10 बजे की फ़्लाइट से दिल्ली जाना है। अरे, अचानक ये दिल्ली का प्रोग्राम कैसे बन गया? बॉस का हुक्म। फिर तो आज सुधा भाभी के पास जाना नहीं हो सकेगा। तुम चाहो तो चली जाओ, मैं खुद तैयारी कर चला जाऊंगा। वाह, यह भी कोई बात हुई? आज तक कभी तुमने अपनी तैयारी स्वयं की है? बताओ, कितने दिन के लिए कपड़े रख दूँ? 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। 4-5 दिन? मैं तो एकदम बोर हो जाऊंगी। क्यों भाई, अब तो तुम्हारी फेवरेट भाभी जान भी मिल गई हैं। अब हमारी क्यों याद आने वाली है? भाभी तुम्हें रिप्लेस कर सकती हैं विकास। क्या करूँ, नौकरी करना है तो बॉस का हुक्म बजाना ही होगा। कहो तो नौकरी छोड़ पत्नी सेवा शुरू कर दूँ। तुम और पत्नी सेवा? क्यों करता नहीं हूँ? करके दिखाऊं? छी, गंदे कहीं के। नहीं बोलना है तुमसे, काम करने दो मुझे। पास आते विकास को अनु ने मीठे स्वर में झिड़का था। विकास के चले जाने के बाद अनु पलंग पर जा लेटी थी, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह सुधा से हुई बातें दिमाग में चक्कर काट रही थी। सुहास भैया ने घर में जब सुधा से विवाह करने का अपना निर्णय चाची को सुनाया था तो वह काट सी खड़ी रह गई थी। क्या कह रहा है सुहास? उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मुश्किल से चाची कह पाई थी। माँ, मैं पिताजी के दिए वचन पर अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकता।
रेखा से विवाह करना असंभव है। मैं सुधा से प्यार करता हूँ। प्यार व्यार मैं नहीं जानती। पिता को अंतिम समय दिए गए वचन को तू यूं नहीं भुला सकता सुहास। उनकी आत्मा की शांति की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जीवित है उसकी शांति अशांति से तुम्हें कोई मतलब नहीं माँ। उसी समय तूने उनसे ये बात क्यों नहीं कही थी? जाते जाते रेखा के सिर पर हाथ धर आशीर्वाद तो ना देते? क्या बीतेगी उस लड़की के दिल पर, यह भी सोचा है? मैं रेखा से माफ़ी मांग लूँगा माँ, पर पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर पाना असंभव है। मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। जीवन तो उसका तूने बर्बाद कर ही दिया है। सुहास, इतने दिनों की सगाई टूटने पर बदनामी लड़की की ही होती है, ये बात जानता है ना? सब कुछ जानता हूँ माँ। मैं रेखा के लिए सुपात्र खोजकर ही अपना विवाह करूँगा। अगर उस लड़की में जरा सा भी स्वाभिमान है तो तेरी भीख स्वीकार नहीं करेगी। तू उसे दुखी करके सुखी नहीं रह सकेगा सुहास। माँ के उस वाक्य पर सुहास चौंक गया था। पराई लड़की के लिए इनके मन में इतना स्नेह कि अपने बेटे के अमंगल की कामना कर बैठी थी। बचपन से पड़ोस के उस घर में खेली बढ़ी अनु को चाची से बेटी सा स्नेह प्राप्त हुआ था। सुहास भैया के हाथ में बचपन से राखी बांधती आई अनु को उससे भी बड़े भाई सा स्नेह संरक्षण मिला था। चाची की बात सुन अनु को सुहास भैया पर कितना गुस्सा आया था। भला ये भी कोई बात हुई सुहास भैया? रेखा भाभी को कैसा लगेगा? वह भी हाड़ मांस की इंसान है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? 1 मिनट को भी सोच पाए हो? सब सोच समझ कर ही निर्णय लिया है अनु। विवाह कर मैं रेखा के प्रति अधिक अन्याय करूँगा। तू ही बता, शरीर किसी के साथ रहने को बाध्य हो पर मन किसी और के वश में हो, क्या यह न्यायोचित होगा? तू समझ नहीं सकेगी अनु। जबरन रेखा से विवाह उसका अपमान ही तो होगा। सुहास भैया का उतरा मुंह देखकर अनु का मन भर आया था। पूरी रात सोचने में बिता अगले दिन अनु ने निर्णय ले लिया था। रिक्शे से रेखा के घर पहुंच अनु ने प्रश्न किया था, रेखा दीदी, अगर किसी व्यक्ति का किसी लड़की से प्रेम हो, सब कुछ जानते हुए ऐसे व्यक्ति से विवाह करना क्या ठीक है? किसकी बात कर रही है अनु? उसे छोड़ दो, बस मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। नहीं, ऐसे व्यक्ति पत्नी के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। पत्नी को हमेशा पूर्व प्रेमिका की कसौटी पर परखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति से विवाह करना बेवकूफ़ी होगी। अर्थात तुम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करोगी ना रेखा दीदी? अनु ने सीधा प्रश्न किया था। मुझे मूर्ख समझती है जो ऐसे व्यक्ति के लिए हाँ कहूँगी, पर तू किसके बारे में पूछ रही है? रेखा जैसे शंकित हो उठी थी। सुहास भैया किसी और से प्यार करते हैं रेखा दी, पर चाचा जी ने अंतिम समय उनसे तुम्हारे साथ विवाह का वचन लिया था। ओह! रेखा चुप पड़ गई थी। चाची सुहास भैया को तुम्हारे साथ विवाह के लिए विवश कर रही हैं रेखा दी। बताओ, क्या जबरदस्ती किया विवाह सफल हो सकेगा? यही बात बताने सुहास भैया ने तुम्हें भेजा है अनु। स्वयं कह पाने का साहस क्या उनमें नहीं था? नहीं रेखा दी, सुहास भैया तुमसे स्वयं सब कुछ बताते, पर सब जानकर मुझसे नहीं रहा गया। मैं स्वयं आ गई, पर अब लगता है शायद यह मेरी गलती थी। अगर उनके कहने से तुम आती तो सचमुच अपमानित महसूस करती। तुम उन्हें मेरा संदेश दे देना, मेरी ओर से वह स्वतंत्र है। सुहास भैया तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। वह कह रहे थे उन्हें मेरी चिंता करने का अब ना अधिकार है ना कारण। अपनी चिंता मैं स्वयं करने में सक्षम हूँ, ये बता देना। हाँ, अब अपनी सफाई देने आने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तुम सुहास भैया से नाराज़ हो? अगर वह दबाव में आकर मुझसे विवाह करते तो ज़रूर नाराज़ होती। रेखा ने हंसने की असफल चेष्टा की थी। परिवार के हर सदस्य ने सुहास भैया को धिक्कारा था। बाप की आंख मूंदते ही लड़के ने उनकी बात टाल दी। अरे सपूत होता तो प्रेम व्रेम को ताक पर रख बाप की अंतिम इच्छा पूरी करता। रेखा जैसी लड़की क्या आसानी से मिल पाती है? हजारों में एक है वह लड़की। अरे देख लेना, पछताएगा अपनी करनी पर। जैसा बो वैसा ही पाओगे। सबकी सुनी अनसुनी कर सुहास भैया ने सुधा से अपनी शादी की तारीख की घोषणा कर दी थी। बारात के नाम पर सुहास भैया के 2-4 दोस्त और रिश्ते के भाई ही गए थे। परिवार के बड़े सदस्यों ने तो शादी का बायकॉट ही किया था। दिवंगत बाप की आत्मा को दुखाने वाली शादी में जाकर हम क्यों पाप के भागी बने? इकलौते बेटे के विवाह के लिए चाची के अरमान धरे ही रह गए। मामूली स्कूल टीचर की लड़की से कैसी उम्मीद? सुहास भैया के साथ जब सुधा भाभी द्वार पर आ खड़ी हुई तो सब चौंक गए थे। सांवले सुहास भैया के साथ खड़ी भाभी सचमुच 14वीं का चांद थी। इतना उजला गोरा रंग, तराशे नैन, नक्श, बुद्धि की दीप्ति से चेहरा जगमगा रहा था। स्तब्ध ताकती चाची को किसी ने टोका था। अब बहू की आरती कर घर में लाओगी या बाहर ही खड़ा रखोगी सुहास की माँ? चौंक कर चाची ने आरती का थाल उठाया था। दीप की ज्योति सुधा भाभी के नयनों में
चमक उठी थी। झुककर पांव छूती सुधा भाभी को चाची ने सीने से लगा लिया था। सुधा भाभी ने घर में उजाला कर दिया था। उनके कंठ से निकला मधुर स्वर अनायास ही आकृष्ट कर लेता था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुधा के गीत ने सबको मुग्ध कर दिया था। कुछ भी कहो, सुहास ने हीरा खोज निकाला है। हर समय सास के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे कोई और लड़की होती तो घमंड से बात ना पूछती। पड़ोसनी चाची के भाग्य को सराहे न थमती। सुधा भाभी में क्या नहीं था। पढ़ाई में हमेशा प्रथम रहने के साथ नित्य संगीत की भारी डिग्रियां, घर के काम काज में इतनी निपुण कि लोग ताजुब कर जाते। अनु तो उनकी अभिन्न सखी बन गई थी। बेले की कलियों के गजरे बना सुधा के केशों को सजाने में उसे विशेष आनंद आता था। सुहास भैया का बेतरतीब कमरा अब सुधा के हाथों का स्पर्श पा चमक उठा था। सुहास भैया, सच बताइए, सुधा भाभी को किस खजाने से चुरा लाए हैं आप? अनु सुहास को खिजाती पूछती थी। क्यों, क्या तेरे पास कोई इंक्वायरी के लिए आया था? देखते नहीं, घर के चारों ओर आजकल पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। भाभी तुम छिपकर रहना, वरना बेचारे सुहास भैया चोरी के जुर्म में जेल चले जाएंगे। अच्छा पुरखिन, ये बता, चोरी किसने की है, मैंने या सुधा ने? सब जानते हैं चोर तुम हो सुहास भैया। एकदम गलत। मेरा दिल चुराना इसने मुझे अपराधी बनाया है। विश्वास ना हो तो पूछ लो। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? सुधा भाभी का लाल पड़ा मुख अनु को बहुत भाता था। चाची को टाइफाइड हो गया था। सुधा भाभी ने दिन रात एक कर दिया था। चाची की चारपाई से सटा अपनी खटिया डाल दी थी। उनकी सेवा देख सबने सुधा भाभी का लोहा मान लिया था। सगी बेटी भी इतनी सेवा नहीं कर सकती। भाग्यवान हो सुहास की माँ। चाची स्वयं अपना भाग्य सराहती। कभी तो आराम कर लिया कर सुधा। तू बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती माँ, बड़ी मजबूत जान है मेरी, हंसकर सुधा उत्तर देती। रात में तू यहाँ मेरे पास सो रहती है, वहाँ सुहास अकेला पड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। नई ब्याहली बहू को अपने पास सोते देख चाची संकुचित होती। सुधा के प्रति चाची के हृदय में कभी कोई कुंठा रही होगी, अब यह सोच पाना भी संभव नहीं था। चाची का घर उल्लास से महकता रहता था। कभी चाची दुख करती, उनके भाग्य में यह सुख नहीं बधा था, ऐसे ही चले गए। अनु के पापा का बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गया था। लखनऊ छोड़ते समय सुधा भाभी के गले लगी। अनु को अलग कर पाना मुश्किल हो गया था। अरे पगली, हम तेरे पास आते रहेंगे, चाची ने उसे दिलासा देना चाहा था। तेरी शादी में 1 महीना पहले से पहुँचेंगे, तेरी भाभी बशर्ते अभी रोना बंद कर दे। सुहास के मजाक ने सबको हंसा दिया था। लखनऊ से अनु के पास सुधा की चिट्ठियाँ बराबर आती रहती। अनु का विवाह अचानक ही तय हुआ था। विकास अमेरिका से भारत विवाह के लिए आया था। अनु के घर के पास ही उसका घर था। अनु विकास को भाग गई और बस आनन फानन 1 सप्ताह के भीतर विवाह हो गया था। विवाह में सुहास भैया अकेले ही पहुँचे थे, तो किसी को बुलाना ही नहीं चाहती थी, वरना सबके आने का समय ना देती। सुहास भैया उसे चिढ़ा रहा था। भाभी क्यों नहीं आई और चाची के ना आने की क्या वजह है सुहास भैया? तेरी भाभी बीमार चल रही है अनु, किसी का उसके पास रहना जरूरी था, इसलिए माँ नहीं आ सकी। क्या हुआ भाभी को? कुछ खास नहीं, शायद मौसमी बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरे विवाह में न आ पाने का बहुत दुख है उसके मन में। विवाह के बाद अनु अमेरिका चली गई। कुछ दिनों तक वह सबको पत्र लिखती रही, फिर पढ़ाई और घर की व्यस्तता के कारण धीरे धीरे पत्र लिखाने में व्यवधान आता गया। विकास ने जब बताया कि उसकी कंपनी उसे 1 वर्ष के लिए भारत नियुक्ति पर भेज रही है, तो घर वालों के साथ सुहास भैया और सुधा भाभी से मिल पाने की कल्पना से अनु खिल उठी थी। और आज सुबह सुधा भाभी से मिलना कितना अप्रत्याशित और अजीब था। सुधा के आज के चेहरे से पूर्व परिचित सुधा भाभी के चेहरे में कोई साम ही नहीं था। ऐसा क्या घटा, क्या हुआ जो उन्हें एकाकी जीवन जीना पड़ रहा है? अचानक अनु को याद आया, कल रविवार था, भाभी का कॉलेज बंद रहेगा। सुबह होते ही सुधा भाभी को जा पकड़ने की कल्पना में डूबी अनु की नींद सुबह ही खुली थी। उतनी सुबह अनु को दरवाजे पर खड़ा देख सुधा का मुख हल्की उजास से परिपूर्ण हो उठा था। कल शाम तेरी राह देखती रही, क्यों नहीं आई? अंदर आ अनु। विकास जी नहीं आए? कल विकास को टूर पर जाना पड़ गया था भाभी, मेरा मतलब दीदी। सॉरी, भाभी पुकारने की आदत पड़ गई है ना। ठीक कहती है अनु, किसी भी आदत को आसानी से छुड़ा पाना उतना आसान नहीं होता। मुझे ही देख, अब जाकर इस जिंदगी की आदत डाल सकी हूँ। ठंडी सांस सी ली थी सुधा ने। ये सब क्या हो गया भाभी?
तुम्हारे बिना सुहास भैया के बारे में सोच भी नहीं सकती। कभी मुझे भी यही गुमान था अनु। शायद उन्हें समझ पाने में भूल की थी मैंने। कुछ रुककर सुधा ने वाक्य पूरा किया था। नहीं भाभी, सुहास भैया को मैंने बचपन से जाना है। कहीं कोई गलती जरूर हुई है। जन्म देने वाली माँ भी अपने बेटे को पूरा नहीं जान पाती अनु। सुधा के स्वर में उदासी थी। तुम्हारे बीच ऐसा क्या घटा भाभी? मुझे नहीं बताओगी? आज तक किसी से कुछ नहीं बताया अनु, पर तुझसे छिपा पाना संभव नहीं। बहुत दिनों से तलाश थी किसी से दिल खोलकर बात कर सकूं, जान सकूं। गलती क्या मेरी ही थी? अपने को व्यर्थ दोष दे दुखी होना ठीक नहीं। मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ। मुझे सब बता, मन हल्का कर लो भाभी। सुहास के यूं जाने के बारे में शायद तुझे पत्र डाला था अनु। कुछ रुककर सुधा ने पूछा था। हाँ भाभी, उस समय मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। बाद में मैं बीमार पड़ गई थी। कॉम्प्लिकेशंस के कारण 4 महीने कुछ भी ना कर सकी। तुम भी तो सुहास भैया के साथ यूके गई थी ना? कहाँ जा पाई थी मैं? माँ की बीमारी अचानक बढ़ गई थी। असाध्य रोग के कारण उन्हें अकेले छोड़ पाना भी संभव नहीं था। मैंने ही सुहास को अकेले भेज दिया था। सुहास भैया को तुमने विदेश जाने दिया, ये जानते हुए भी कि चाची कैंसर की मरीज थी, कभी भी कुछ हो सकता था। तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले कैसे ली भाभी? अनु विस्मित हो उठी थी। और चारा भी क्या था? उतना अच्छा चांस छोड़ना अक्लमंदी तो नहीं था, पर आज लगता है मेरी सबसे बड़ी मूर्खताएं मेरा वही निर्णय था। बेवकूफ़ी कैसी? तुमने पति के हित में अपना इतना बड़ा निर्णय लिया। क्या यह साधारण बात है? सिर्फ इसी बात के लिए सुहास भैया को तो जीवन भर के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाना चाहिए था। ऋणी? मैं तो आज इस नतीजे पर पहुंची हूँ। त्याग तपस्या सब व्यर्थ है। स्त्री पुरुष को केवल संबंध से बांध सकती है, और सब झूठ है अनु। सब झूठ है? क्या कह रही हो भाभी? क्या सुहास भैया को तुम बांध नहीं सकी थी? हर समय तुम्हारे आगे पीछे घूमते सुहास भैया की सब कितनी हंसी उड़ाते थे। गोपाल भैया तो उन्हें तुम्हारा गुलाम ही कहते थे। नहीं अनु, वह भ्रम था। तेरे सामने अपनी पराजय स्वीकारने में कैसी लाज। कभी तेरे सुहास भैया पर कितना विश्वास था मुझे, जानती है ना? वह है भी तो इसी योग्य। काश यही सच होता। पर अनु, तेरे दृढ़ प्रतिज्ञ सुहास भैया भी अंततः एक सामान्य पुरुष ही सिद्ध हुए। क्या किया सुहास भैया ने? जल्दी बताओ भाभी, तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं। माँ की बीमारी में उनके आए पत्र मेरा हौसला बढ़ा जाते थे। एक एक पंक्ति में मेरे प्रति आभार व्यक्त होता था। सुहास के लिए कुछ भी कर पाने की भावना से मैं माँ की जी जान से सेवा में जुटी रहती थी। कैंसर का अंत कितना दुखद होता है ये तुम नहीं समझोगी। अंतिम क्षणों में माँ को भयंकर कष्ट था। एक एक पल भारी पड़ता था। डॉक्टर की राय से सुहास को बुलाया गया था। वापस आए सुहास ना जाने क्यों अपरिचित से लगे थे। कभी लगता मेरा कुछ खो गया था, पर क्या समझ नहीं पाती थी मैं। सुहास के लिए माँ की मृत्यु अप्रत्याशित घटना थी। माँ अच्छी हो जाएगी यही विश्वास लेकर वह आए थे। अंतिम समय तक माँ उनसे 2 बातें भी न कर सकी। क्या यह धक्का कम था? सुहास के गांभीर्य और मौन को माँ की मृत्यु का सदमा समझ में टाल गई थी। सब कुछ निबट जाने के बाद सुहास वापस जाने की तैयारी करने लगे थे। मैं प्रतीक्षा करती रही, वे मुझे भी साथ ले जाने को कहेंगे। अब भारत में शेष ही क्या था? अंततः मैंने ही कहा था, अब यहाँ अकेले रह पाना संभव नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी सुहास। कुछ दिन रुक जाओ, वहाँ जाकर पूरी व्यवस्था कर तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। सुहास जैसे चौक से गए थे। तुम्हारे पास तो 2 कमरों का अपार्टमेंट है, दोनों के लायक पैसा भी मिलता है, और क्या चाहिए? ज़रूरत हुई तो मैं भी जॉब ले सकती हूँ सुहास। मेरा मतलब वहाँ कुछ और सुविधाएं जुटा लेता। ओ सुहास, मैं कोई मेहमान नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी देखभाल करना मेरा दायित्व है। मैं अब किसी भी हालत में यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। सुधा जैसे जिद पर उतर आई थी। तुम्हारा वीज़ा? उसकी चिंता मत करो, भैया की दूरंदेशी से वह पहले ही ले चुकी हूँ। सुधा का चेहरा पति के साथ जाने की खुशी से चमक रहा था। सुहास जैसे कुछ परेशान हो उठा था। उसके मुंह को देखकर सुधा हंस पड़ी थी। कम ऑन सुहास, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कितना अस्त व्यस्त होगा, पर उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी। इतना डर क्यों रहे हो? अंततः दोनों का जाने का तय हुआ था। उत्साह से सुधा तैयारी में जुट गई थी, पर सुहास बुझा सा लगता रहा। माँ की मृत्यु का सदमा मान सुधा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। प्लेन में भी सुहास का गंभीर मौन सुधा को चुभने लगा था। क्या बात है, मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा है? कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? सुधा के परिहास का भी सुहास पर कोई असर नहीं दिखा था।
सब औपचारिकताएं निभा दोनों बाहर आ गए थे। ग्रीन पार्क विलेज पहुंचने में शायद 45 मिनट लगे थे। अपार्टमेंट का द्वार खुलता सुहास चौंक गया था। सामने सोफे पर लेटी ब्रिटिश युवती कोई मैगजीन देख रही थी। सुहास को देख वह चहक उठी थी। ओ डियर, इतने दिन लगा दिए। हाउज योर मदर? सुहास के गले में बाहें डालने को आतुर कैथरीन की नज़र पीछे बुत सी खड़ी सुधा पर पड़ी थी। कैट, मीट माई वाइफ सुधा। सुधा, ये कैथरीन, मैं इनका पेइंग गेस्ट हूँ। कैथरीन के चेहरे पर पुत आई राख सुधा से छिपी ना रह सकी थी। कैथरीन हैरानी से उसे ताकती रह गई थी। सुधा, वो सामने बाथरूम है, फ्रेश होना चाहोगी? सुहास ने जैसे उसे वहाँ से हटाना चाहा था। पहले सामान बेडरूम में ले जाना है, कपड़े निकालूंगी। तुम्हारा बेडरूम कौन सा है सुहास? सुधा का स्वर कुछ तीखा पड़ गया था। सुहास का चेहरा जैसे फक्सा पड़ गया था। मुश्किल से सामने वाले कमरे की ओर उंगली उठा सका था। कमरे में प्रवेश करते ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी, इसलिए सुहास उसे साथ लाने में हिचक रहा था। उसके वहां पहुंचने के पहले उन साक्ष्यों को हटाना सचमुच जरूरी था। सामने कॉर्नर पर रखे चित्रों में सुहास की बाहों में लिपटी कैथरीन, नाम मात्र के कपड़ों में सागर तट पर धूप सेकते वे दोनों कितने निकट थे। निश्चय ही कैथरीन अपने पेइंग गेस्ट की पूरी देखभाल कर रही थी। अलमारी में टंगे दोनों के कपड़े तथा उनकी अभिन्नता के साक्षी थे। पति पत्नी के शयन कक्ष का प्रतीक वह कमरा दोनों के संबंधों को उजागर कर रहा था। सुहास और कैथरीन के साथ शेयर किए गए ना जाने कितने पल सजीव थे वहाँ। कैथरीन से सुहास ने क्या बातें की, सुधा ने जानने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद कैथरीन शायद कहीं बाहर चली गई थी। उसके क्रुद्ध स्वर के साथ तेजी से द्वार बंद होने की आवाज़ सुधा तक पहुंची थी। कमरे के एक कोने में खड़ी सुधा के पास आकर सुहास ने धीमे से पूछा था, कपड़े निकाल लिए? तुम्हारा उससे क्या संबंध है सुहास? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी सुधा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम समझ नहीं सकती यहाँ अकेले रह पाना कितना कठिन है। कैथरीन ने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए तुमने उसे मेरी जगह दे डाली सुहास। तुम नहीं समझोगी सुधा, यहाँ की लड़कियाँ बेहद फास्ट होती हैं, उन्हें ये सब रोज़ की बात है। उनसे भावनात्मक रूप में जुड़ा नहीं जा सकता, शारीरिक रूप से जुड़ा तो जा सकता है ना। ना जाने कैसे सुधा के मुँह से निकल गया था। निरुत्तरित सुहास को लगभग झकझोर सुधा ने फिर पूछा था, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, नहीं तो मैं उससे पता कर लूँगी। सुधा, एक रात तुम बेहद याद आ रही थी। उस दिन शायद ड्रिंक्स के ज़्यादा पैक्स ले लिए थे, तभी वो गलती कर बैठा। पर विश्वास करो, उसके साथ मैं तुम्ही को महसूस कर रहा था। आई एम सॉरी सुधा। सच कहती हूँ अनु, मैं पागल सी हो उठी थी। कॉलेज में एक लड़की ने कभी कहा था, पति को देवता मानना सबसे बड़ी गलती होती है। हर पति अंततः एक पुरुष है जो हमेशा नवीनता का भूखा होता है। सुधा भाभी, तुमने सब कैसे सहा होगा? अनु जैसे रो पड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के उस कमरे में सुहास के साथ सांस लेना कितना कठिन था। तत्काल एक ही बात समझ में आई थी, मुझे एकांत चाहिए था। सुहास कमरा छोड़ जा चुके थे। सुहास ने कुछ खाने के लिए बहुत जोर दिया था, पर जिस मनस्थिति से मैं गुजर रही थी उसमें क्या गले के नीचे पानी भी उतर पाना संभव था? अनु, हाय भाभी, तुम क्या सोच कर गई थी? क्या मिला? इन्हीं सुहास भैया ने रेखा से विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका कहना था मन से वह तुमसे जुड़े थे। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना उन्हें अन्याय लगा था। एक पल की भूल क्षम्य हो सकती है अनु, पर उस भूल को ये कहकर जस्टिफाई करना कि कैथरीन में वह मुझे देखते हैं, क्या पाप नहीं? मौन अनु बस हाँ में सिर भर हिला सकी थी। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँची थी भाभी? दूसरे दिन तक मैं फैसला ले चुकी थी। सुहास को पास बुला मैंने कहा था। पूरी रात सोचने के बाद इस निर्णय पर पहुंची कि तुमने अपनी बात सच्चाई से स्वीकार की है सुहास, इसलिए तुमसे अपना सत्य बताना मेरा भी कर्तव्य बन जाता है। तुम्हारा सत्य? सुहास ताज्जुब में पड़ गए थे। हाँ सुहास, कल मैं अपना आपा खो बैठी थी। बाद में शांति से सोचा तो लगा गलती सभी से हो सकती है। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया सुधा? सुहास उत्साहित हो उठा था। सुहास, माफ़ी तो मुझे मांगनी है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद से लगातार सोचती रही हूँ, तुम अपराधी बन दुख पाओ और मैं अपराध करके भी देवी बनूँ रहूँ, ये तो ठीक नहीं है ना। तुमने कौन सा अपराध किया है सुधा? गलती तो मैंने की है। तुमने ठीक कहा था सुहास, अकेलापन काट पाना सचमुच बहुत कठिन होता है। माँ की बीमारी में अकेलेपन के साथ कभी बहुत डर भी लगता था सुहास।
इसलिए मैंने भी किसी का सहारा खोज लिया था। मैं शायद यह बात तुम्हें कभी ना बताती, पर पूरी रात सोचकर यही लगा हमारे बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुम क्या कह रही हो सुधा? तुम कोई गलती नहीं कर सकती। बीमारी में किसी की मदद लेना अपराध नहीं। तुम्हारे सामने सत्य स्वीकार करूंगी सुहास। एक रात कुछ पलों को मैं भी दुर्बल पड़ गई थी। मुझे क्षमा करो सुहास। तुम झूठ बोल रही हो सुधा। मुझसे बदला लेने के लिए सब कह रही हो। नहीं सुहास, ये सच है। अपनी भूल के लिए मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ। अगर मैं ये बात छिपाए रखती तो मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती सुहास। कौन था वह नीच? जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। सुहास तैश में आ गया था। अब क्रोध से क्या फ़ायदा? गलती को भुला देना ही ठीक है। अपना अतीत धो पोंछ कर हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इम्पॉसिबल। तुमने क्या मुझे काठ का उल्लू समझ लिया है? जब तक उस कमीने का नाम पता नहीं बताओगी मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। नाम पता जानकर क्या चैन से रह सकोगी सुहास? गलती तो नाम जानकर नहीं सुधारी जा सकती। मैं नाम बताने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें देवी समझ अपने को कर्ज करता रहा और तुम वहाँ ये गुल खिला रही थी। धिक्कार है तुम्हें। मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है। सांत्वना देने को आगे बढ़ती सुधा को देख सुहास लगभग चीख पड़ा था। लीव मी अलोन। दोनों हाथों से सिर पकड़ सुहास वहीं बैठ गया था। ये तुमने क्या कह दिया भाभी? तुम और पाप असंभव। तुम्हारा सच क्या था? जिस व्यक्ति ने जीवित रहते ही मेरे अस्तित्व को नकार दिया उसे आघात पहुंचाने की तीव्र इच्छा हो आई थी अनु। अपनी पराजय सुहास कभी सह नहीं सकता था। ओ भाभी, सुहास भैया से क्या इस तरह बदला लेना था? बदला लेकर क्या मिलता अनु? उन्हें तो बस यही जताना चाहा था। जिस पर अपने से भी अधिक विश्वास किया हो उससे विश्वास भंग की पीड़ा कितनी गहरी होती है। उसके लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा दिया। सुहास का साथ छूटने के बाद वो बातें निहायत गौड़ हो जाती है अनु। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया सुधा भाभी? पुरुष के अहम को जानती है ना अनु। पत्नी उसे परमेश्वर मान पूजती रहे, ये उसका प्राप्य है। पर अगर पत्नी उसे छोड़ अन्य का वरण कर ले तो नहीं सह पाएगा उसका अहम। वही मैंने चाहा था। सुहास अपनी इस पराजय को कभी नहीं भुला सकेंगे। हमेशा फांस सी गड़ती रहेगी उनके मन में। पर तुम्हारे देवित्व की तो वे पूजा करते। क्या करती देवी बनकर? झूठे देवित्व की अपेक्षा मैं भी किसी की आकांक्षा बन सकती हूँ। क्या अधिक सम्मानजनक नहीं? सुधा तेज पड़ गई थी। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। सुहास भैया कहाँ हैं? जो कह रही हूँ शायद कभी ना समझ सको अनु। सुहास को मैं वहीं छोड़ आई थी। कहाँ? कैथरीन के साथ? सुहास को जबरन टेम्स तक ले गई थी। उसके सामने बिछुए सिंदूर चूड़ियाँ एक साथ टेम्स में प्रवाहित कर कहा था, इन झूठे बंधनों को यहीं बहा हम अपना जीवन जीने को स्वतंत्र है सुहास। मेरी ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं। तुम बंधन मुक्त हो। वहाँ से सीधे एयरपोर्ट चली आई थी। सुहास ने बार बार रोकना चाहा, जानना चाहा था जो कुछ मैंने कहा उसका सत्य क्या था, पर मैं मौन ही रही थी। शायद सुहास को मेरी बात पर संदेह था। सुहास भैया ने तुम्हें पत्र लिखे भाभी? इसलिए तो बिना किसी को कुछ बताए यहाँ आ गई थी। मेरी अभिन्न सहेली मीरा ने सहारा दिया और डिग्रियों ने रास्ता सुझाया। सुधा दीदी, अगर कभी सुहास भैया सामने पड़ गए तो कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, इतना विश्वास है। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है दीदी। किस लिए अनु? क्या अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ रोने के लिए? मैंने सोच समझ कर जो निर्णय लिया उसे मुझे ही तो निभाना है ना। अगर मुझे सुहास भैया मिल जाए तो पूछूं उनसे किस बल पर उतनी बड़ी बड़ी बातें बनाया करते थे। इतने कमज़ोर थे सुहास भैया। यही बात मेरे मन में भी फांस सी चुभती थी अनु। पर अब तो उन्हें भी दोष नहीं दे पाती। दोष किसे दूं? पता नहीं सुहास की क्षणिक दुर्बलता दोषी थी या कैथरीन का आकर्षण। पराजित तो मैं ही रही। एक बात बता अनु, मैंने क्या गलती की थी? तुमने कोई गलती नहीं की थी दीदी। तुम गलती कर ही नहीं सकती। तुम तो धन्य हो। इतना सब सहकर भी सुहास भैया को दोष नहीं दे पा रही हो। झूठी महानता का दंभ नहीं भर सकती अनु। उनके सीने में जो घाव दे आई, क्या वह बात ठीक थी? लोहा ही लोहे को काटता है। तुमने कोई गलती नहीं की। पराजय की फांस की चुभन तुम ही क्यों झेलती रहो भाभी? जो भी हो, तूने मेरे दिल को कितनी शांति दी है अनु। शायद इसलिए तेरी प्रतीक्षा करती रही थी। अरे इतने घने बादल घिर आए, हमें बातों में पता ही नहीं लगा।
तुझे प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी ना अनु, अभी बना कर लाई। अनु के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सुधा उठकर किचन की ओर चल दी थी। सुधा की पीठ निहारती अनु के चेहरे पर संतोष बिखर आया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।